वीडियो की शुरुआत में ही सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। पिछले 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, जिसके लिए सच में बहुत दुखी हूँ। दरअसल मेरे यहाँ पिछले कुछ दिनों से लगातार करंट नहीं था, जिसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सका। उम्मीद है कि आप मेरी मजबूरी को समझेंगे और थोड़ा सपोर्ट देंगे। अब देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। 3 सिर वाला कौआ। उसके माथे पर जलती एज्योर फ्लेम बेतहाशा कांप रही थी, जैसे किसी तूफानी रात में बुझती मोमबत्ती। लेकिन उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी, सीधी, इनविंसिबल स्वॉर्ड यानी बेली यूटियन पर टिकी थीं। उसकी आंखों में नफरत जल रही थी, जैसे वो इंसान सामने खड़ा हो, बस मौत को बुला रहा हो। बेली यूटियन मुस्कुराया, अपनी तलवार दोनों हाथों में कसकर थामते हुए बोला, आओ पंखों वाले राक्षस, अब मेरा दूसरा वार चखो। 3 संडरिंग स्वॉर्ड स्ट्राइक्स का अगला प्रहार। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 3 सिर वाले कौए की कड़कती आवाज़ गूंजी। एक नीच इंसान मेरी प्रभुता को चुनौती देगा? मौत चाहता है तू? अचानक उसके शरीर ने कांपते हुए माथे की एज्योर फ्लेम को उफनाया, जैसे विस्फोट हुआ हो। अगले ही पल वो लौ सिकुड़ती गई और पूरे कौए को आग से ढक लिया। एक कड़कती चीख के साथ वो कौआ अब एक एज्योर फायरबर्ड में बदल चुका था। उसे देखकर सबकी आंखें चौंधिया गईं। दबाव कम से कम 10 गुना ज़्यादा। ओयांग चंगचिंग और स्वॉर्ड किंग सबकी सांसें थम गईं। पहले ही वो कौआ काफ़ी खतरनाक था, अब तो वो मानो किसी दूसरी ही रियल में पहुंच गया हो। पहली बार बेली यूटियन ने उससे हल्का सा संघर्ष किया था, तो अब तो शायद वो टिक ही ना पाए। ओयांग चांगचिंग की आंखों में नई उम्मीद की चमक उभरी, वहीं स्वॉर्ड किंग्स की आंखों में गहरी हताशा और डर था। पेट्रियार्क, क्या आप हार जाएंगे? बेली यूटियन ने उस जलते पक्षी को देखा। चेहरे पर न कोई डर, न ही कोई हैरानी, बस एक इशारा किया, आओ पक्षी। घमंडी मूर्ख, 3 सिर वाला कौआ गुर्राया। गुस्से में उसकी आंखें लाल हो गईं। मानव, अब देख तू राजा की असली ताकत, अर्थ क्रशिंग क्लॉ। हुश! वो आग से बना पक्षी बिजली की रफ्तार से झपटा। उसकी जलती हुई पंखों की झलक से 2 विशाल एज्योर क्लॉज बने, सीधे बेली यूटियन की ओर। हवा फटने लगी, जैसे स्पेस इटसेल्फ पिघल रही हो। वो क्लॉज इतनी तेज थीं कि एक पल में वहां पहुंच गईं जहां बेली यूटियन खड़ा था। उस आग की गर्मी इतनी भयानक थी कि उसके कपड़े तक जलने को थे, यहाँ तक कि उसका यूएन छी भी उसे पूरी तरह नहीं बचा पा रहा था। स्वॉर्ड किंग्स घबरा गए। ये आग क्या है? पैट्रियार्क इसे रोक क्यों नहीं पा रहे? अगर ये फटी तो पैट्रियार्क। हर चेहरा डर और विनाश के ख्यालों में डूब चुका था। ओयांग चंगचिंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखों में वो खुशी थी जो कोई दुश्मन की हार से पाता है। अब गया वो बूढ़ा राक्षस, हा हा हा, अब देखो मजा। पर जुओफान और बाकी पुराने कल्टीवेटर्स चुप थे, शांत, जैसे किसी बहुत बड़े निर्णय का इंतजार हो। और फिर एक भारी आवाज गूंजी, 3 संडरिंग स्वॉर्ड स्ट्राइक्स का दूसरा वार, ओब्लिटरेट। जैसे ही वो आग की क्लॉज पास आईं, बेली यूटियन की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने तलवार को कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से एक घातक वार किया। वो एक वार जो समय को काट सके, आग को चीर सके, फटाक। इस बार बेली यूटियन ने पहले जैसे कोई भारी भरकम और चकाचौंध भरे वार नहीं किए। उसकी स्वॉर्ड एनर्जी एकदम पतली, फीकी और साधारण सी थी, पर जैसे ही वो हवा में निकली, सबके दिलों ने एक पल को धड़कना छोड़ दिया, क्योंकि उसमें छिपी ताकत पहले से भी ज़्यादा थी। और ये बात उसके तेज सांसों और पसीने से भी साफ झलक रही थी। बाकी सभी हैरान थे, इतनी साधारण सी अटैक के लिए इतनी मेहनत क्यों? और जवाब बहुत जल्दी मिल गया। जैसे ही स्वॉर्ड वेव जलते हुए फ्लेमिंग क्लॉज से टकराई, सबको लगा बस एक मामूली सी चमक होगी और हमला यूं ही ख़त्म हो जाएगा। पर धड़ाधड़, अंदर से ही फ्लेमिंग क्लॉज के भीतर बिजली दौड़ पड़ी।
और वो कोई मामूली बिजली नहीं थी, वो वायलेट थंडर थी जो पंजों को अंदर से खा रही थी। ये तो बस शुरुआत थी। हर कोई आंखें फाड़ कर देख रहा था। वो छोटी सी सोर्ड एनर्जी आग के पंजों में घुसती और फिर बाहर निकलती रही और पीछे छोड़ती गई एक चमकदार थंडर स्ट्रीक जो आसमान को निगल रही थी। एज़्योर फ्लेम्स भी उस पर्पल लाइटनिंग के सामने धीरे धीरे मिटने लगे और फिर जैसे ही वो सोर्ड एनर्जी ने फ्लेमिंग क्लॉज को पार किया, वो सीधे 3 हेडेड क्रो की ओर बढ़ गई। ये कैसे हो सकता है? 3 हेडेड क्रो की तीनों आंखें हैरानी से फैल गईं। जब पर्पल सोर्ड वेव उसके पास पहुंची तो उसने गुस्से में फिर से अपना फायर क्लॉ बढ़ाया। गड़गड़ा धड़ाम। जैसे ही टकराव हुआ, वो छोटी सी सोर्ड वेव फटी और जैसे आकाश ही फट गया हो, एक भयानक थंडर स्टॉर्म उभरा जिसने क्रो की पूरी देह को जला डाला, हर पंख को झुलसा डाला, हर गरिमा को राख बना दिया। पूरा आकाश बिजली की आग में लहराने लगा और उसके बीच वो विशाल क्रो अब बस एक छाया सा दिख रहा था। हर कोई स्तब्ध था। इतनी तबाही सिर्फ उस छोटे से वार में? जुओफान ने एक ठंडी सांस ली और धीरे से बुदबुदाया, तो इसी वजह से इसका नाम ओब्लिटरेट है। सारी शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित करना और फिर उसे इस तरफ फोड़ देना कि सब कुछ बह जाए, मिट जाए। स्टार रीडर, जुओफान ने उस नाम को 2 हिस्सों में बांटकर समझा। पहला मतलब ढंकना, डुबोना, और दूसरा नष्ट करना, मिटाना। ओयांग लिंगतियन ने गहरी सांस लेकर कहा, द संडरिंग सोर्ड एक प्योर डिस्ट्रक्शन वेपन है। इनविंसिबल सोर्ड की समझ वाकई हमारी सोच से कहीं आगे है। बाकी दोनों भी शांति से सिर हिलाते रहे, चाहे इसका मतलब उनकी खुद की हार ही क्यों न हो। वे अब साधारण जीवन से ऊपर उठकर डाओ की सच्चाई को समझने लगे थे। फटाक। बिजली से घिरे आसमान के बीच एक काली परछाई निकली। 3 हेडेड क्रो फिर से उड़ने लगा, लेकिन अब उसमें वो शाही रौब नहीं था। उसके पंख जले हुए थे, उसका शरीर घायल, और उसके माथे की एजर फ्लेम अब बस एक कमज़ोर सी लौ रह गई थी। एक इंसान ने ये सब किया था, दुनिया का सबसे ताकतवर मानव। 3 हेडेड क्रो की आंखों में जलती हुई नफरत थी। गंदे इंसान, तूने मेरी तौहीन की है, अब तेरा अंत निश्चित है। क्रो बिजली से भी तेज गति से बेली यूटियन की तरफ लपका। चाहे उसका शरीर घायल हो, पर उसके अंदर की ज्वाला और तेज हो चुकी थी। इंसान अक्ल में आगे होते हैं, पर शरीर की सहन शक्ति में स्पिरिचुअल बीस्ट्स कई गुना ज़्यादा होते हैं। चाहे उसे 2 वार पड़े हों, पर जो चोटें आईं वो सतही थीं। असली थकान तो अब इनविंसिबल सोर्ड के चेहरे पर थी। वो हाँफ रहा था, थका हुआ, पर उसकी आंखें अब भी तेज थीं। सोर्ड किंग्स घबरा उठे। पेट्रियार्क, फटाक! बेली यूटियन ने एक इशारे में उन्हें चुप करवा दिया। उसने गहरी सांसें लीं, पसीने से तरबतर चेहरा ऊपर उठाया और लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया। लेकिन उसके होठों पर एक मुस्कान थी। मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ 3 वार पर ही भरोसा किया। पहले ही वार से दुनिया को जीता। आज तक कोई दूसरा वार झेल नहीं पाया, और अब पहली बार कोई है जिसने मुझे 3 वार करने का मौका दिया। 3 हेडेड क्रो, तूने मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी की है। आज मैं अपनी पूरी शक्ति से लड़ूंगा। उसने अपनी तलवार उठाई। उसकी आंखों में चमक थी और होठों पर प्यासे योद्धा की मुस्कान। तीसरी स्ट्राइक। 3 संडरिंग सोर्ड स्ट्राइक्स का अंतिम वार, फैटालिटी। वूश! इस बार बाइली यूटियान ने कोई चमकदार, आकाश फाड़ देने वाला वार नहीं किया। बस एक पतली सी सोर्ड एनर्जी छोड़ी, जो दूर से देखने पर फीकी और बेजान लग रही थी, मगर उसमें छुपी शक्ति उससे भी ज्यादा थी जितनी पिछले वारों में थी। ये बात तब और साफ हो गई जब बेली यूटियन खुद हाँफने लगा। उस पतले वार ने उससे बहुत कुछ छीन लिया था। सभी हैरान थे। इतना साधारण दिखने वाला वार इतना भारी क्यों लगा उसे? जल्द ही जवाब मिल गया। जैसे ही वह छोटी सी सोर्ड वेव जलते हुए पंजों से टकराई,
सभी ने सोचा कि बस हल्की सी टक्कर होगी और फिर कुछ नहीं, लेकिन धड़ाम, अचानक भीतर से बिजली फूटने लगी, जैसे वायलेट लाइटनिंग ने आग के पंजों को भीतर से ही निगलना शुरू कर दिया हो। ये तो बस शुरुआत थी। वो छोटी सी सोर्ड एनर्जी, जो अब एक घातक बिजली की रेखा बन चुकी थी, पंजों के अंदर से गुजरती रही, एक के बाद एक धमाकों के साथ, और आसमान को अपनी पर्पल चमक से भरती रही। एज्योर फ्लेम, जिसने पहले सब कुछ जला डाला था, अब खुद उसके सामने कुछ भी नहीं था। लाइटनिंग ही लाइटनिंग, पंजे उसमें डूबने लगे, और फिर वो सोर्ड एनर्जी सीधे थ्री हेडेड क्रो की ओर बढ़ चली। ऐसा कैसे हो सकता है? थ्री हेडेड क्रो की 6 आंखें दहशत में फटी की फटी रह गईं। उसने हड़बड़ाकर अपनी जली हुई आग से भरे पंजे से उसे रोकने की कोशिश की, रंबल, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, बूम! वो पतली सी सोर्ड एनर्जी एक विशाल थंडरस्टॉर्म में बदल गई। बिजली की एक बाढ़ आई जिसने सिर्फ क्रो को नहीं, आसमान को भी निगल लिया। क्रो का शरीर झुलस गया, उसकी चीखों और चमकदार बिजली के धमाकों ने पूरी दुनिया को थर्रा दिया। बाकी लोग सन्न, इतनी छोटी चीज में इतनी तबाही कैसे समाई थी? ये वार दिखने में इतना सीधा क्यों था, फिर भी इतना विनाशकारी? क्या वो 9th लेवल बीस्ट बेवकूफ़ बन गया? जुओफान ने अपनी आंखों में चमक के साथ धीरे से कहा, अब समझ आया क्यों इसका नाम ऑब्लिटरेट है। ट्रेट है सारी शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित, फिर ऐसा विस्फोट जो सब कुछ मिटा दे। नोट: ऑब्लिटरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरह ढकना और फिर मिटा डालना। संडरिंग सोर्ड डिस्ट्रक्शन का शुद्ध रूप है। बैली यूटियन की समझ हमारे स्तर से बहुत ऊपर है। ओयांग लिंगतियन ने एक लंबी सांस ली। इस तरह की बर्बादी को नियंत्रित करने के लिए जिस काबिलियत की ज़रूरत होती है, वही तो दिखाता है कि वो सच में इनविंसिबल है। बाकी दोनों ने भी सिर हिलाया, चाहे इसका मतलब हो कि उनकी हार निश्चित है, मगर वो सब इस आध्यात्मिक क्षण में खो चुके थे, जहां इंसानी स्तर की हार जीत नहीं, बल्कि प्रकृति की सच्चाई दिखती है। हुश! एक काली छाया बिजली से भरे आकाश के पार निकली। थ्री हेडेड क्रो अपने भारी शरीर के साथ उड़ा, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। वो रॉयल गौरव, वो रोरब अब जलकर राख हो चुका था। सिर्फ एक हल्की सी एज्योर फ्लेम बची थी, वो भी उसके माथे पर टिमटिमा रही थी। उसका पंख झुलस चुका था। उसका इंपीरियल स्टेटस अब सिर्फ नाम मात्र था, और ये सब किया था सिर्फ एक इंसान ने। थ्री हेडेड क्रो की छाती में आग सुलग रही थी, अपमान की। उसने आंखों में जलती नफरत के साथ दहाड़ मारी। घिनौने इंसान, अब बहुत हुआ, आज तेरा अंत होगा। और फिर वो झपट पड़ा। उसकी गति अब भी तेज थी, शायद और ज्यादा। स्पिरिचुअल बीस्ट की खासियत ही थी, शरीर की अपार ताकत। चाहे उसके ऊपर 2 वार पड़ चुके हों, उसका असली नुकसान सिर्फ सतही था। पर बेली यूटियन, वो अब हाँफ रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। यही फर्क था इंसानों और बीस्ट्स के बीच। स्पिरिचुअल बीस्ट्स की टफनेस इंसानों से कहीं ज्यादा थी। स्वॉर्ड किंग्स घबरा गए। पेट्रियार्क! वूश! बेली यूटियन ने एक इशारे से सबको चुप करा दिया। हालांकि वो थका हुआ था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में चमक थी और होंठों पर मुस्कान। पूरी जिंदगी में मैंने 3 वॉर बनाए, 3 संडरिंग सोर्ड स्ट्राइक्स, मगर कभी ज़रूरत नहीं पड़ी तीनों को इस्तेमाल करने की। आज पहली बार ऐसा हुआ है, और मैं आनंदित हूँ। थ्री हेडेड क्रो, तूने मेरी जिंदगी की अधूरी ख्वाहिश पूरी कर दी। उसने तलवार थामी, आंखें अब रेजर शार्प थीं। एक मुस्कान के साथ वो गरजा, तीसरा वार, फेटैलिटी। रुको! वुश! थ्री हेडेड क्रो की आंखें डर से फटी हुई थीं। शायद अब वो दया की भीख मांगने ही वाला था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इनविंसिबल सोर्ड का तीसरा वार, फेटैलिटी, पहले ही निकल चुका था। वो तलवार लहर उसके शरीर से आर पार निकल गई और पीछे छोड़ गई बस एक जड़ और निश्चल थ्री हेडेड क्रो।
धीरे धीरे उसका विशाल शरीर दो टुकड़ों में बंट गया। जमीन पर गिरते ही धूल का तूफान उठा। उसके चेहरों पर 6 आंखों में वो आखिरी डर की झलक जमी रह गई और उसी के साथ उसकी एज़्योर फ्लेम भी बुझ गई। सबसे शक्तिशाली इंसान और सर्वोच्च आत्मिक जीव की ये महायुद्ध एक झटके में ख़त्म हो गया। ऐसे अंत की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सन्नाटा छा गया, कोई कुछ कह नहीं पाया। ओयांग चांगचिंग की आंखों में आंसू थे। उम्मीद की झलक मिलने के बाद आया ये टूटता हुआ पतन उसे अंदर तक तोड़ गया। ब्रदर जो ने तो अपनी सबसे बड़ी चाल चली थी, एक 9th लेवल स्पिरिचुअल बीस्ट, फिर भी ये शैतान मरा नहीं। इसका मतलब अब अगला नंबर हमारा है। स्वॉर्ड किंग्स खुशी से झूम उठे। पेट्रियार्क ने अकेले ही एक 9th लेवल इंपीरियल बीस्ट को हरा दिया। अब इनविंसिबल स्वॉर्ड का नाम इंसानों तक ही नहीं, आध्यात्मिक जीवों की दुनिया में भी गूंजेगा। अब कोई भी पेट्रियार्क के सामने टिक नहीं सकता। यही है असली इनविंसिबल स्वॉर्ड। लेकिन जुओ फान और बाकी अनुभवी लोग उस लाश को देखकर उतने उत्साहित नहीं थे। उनके मन में अब डर नहीं, बल्कि भविष्य की चुनौती मंडरा रही थी। उनके सामने खड़ा था इस धरती का चरम बिंदु, एक ऐसा लक्ष्य जो उन्हें भी छूना था। यहाँ तक कि जुओ फान भी उस आकाश में मंडराते बेइली यूटियन को बड़ी गंभीरता से देख रहा था। इनविंसिबल स्वॉर्ड, इस मृत्युलोक का शिखर। सोच भी नहीं सकते थे कि कोई इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है इस सीमित और सूखी दुनिया में। और सॉवरेन स्टेज पाने के लिए मुझे इस स्तर तक पहुंचना ही होगा। सेक्रेट डोमेन लौटने से पहले मुझे जेनेसिस स्टेज के शिखर तक पहुंचना है। इनविंसिबल स्वॉर्ड, तुम ही मेरे अंतिम प्रतिद्वंदी होगे इस नश्वर भूमि में। जिस दिन मैं तुमसे ऊपर उठूंगा वही दिन होगा जब मैं इस लोक को अलविदा कह दूंगा। उम्मीद है तब तक तुम जिंदा रहो ताकि मेरी राह का पत्थर बन सको। हा 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 हूँ। जुओफान की उस गहरी नीयत से अनजान बेइली यूटियान की सांसें अब उखड़ने लगी थीं। चेहरा और भी पीला पड़ गया था। तीनों वारों का उपयोग उसके बूढ़े शरीर पर भारी पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में संतोष की चमक थी। वो जुओफान की ओर मुड़ा। हाँ 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 सर जुओ, शुक्रिया, आज बहुत आनंद आया। बस अफसोस ये है कि जीत मेरी हुई। अब हमारी शर्त के मुताबिक तुम्हारा सिर मेरा है और मैं उसे दफना दूंगा। उसने अपनी तलवार उसकी ओर तानी, होठों पर सर्द मुस्कान। स्वॉर्ड किंग हवा में बेइली यूटियान के पास आ खड़ा हुआ, चेहरे पर वही घमंडी घृणा। अब मान भी लो सच्चाई। हम्फ। दिल थाम कर सब पीछे हट गए। डर ऐसा था कि सांसें जम गईं, क्योंकि अब जो बुराई आ रही थी वो उनके लिए आ रही थी। मौत का साया सिर पर मंडरा रहा था और इसके बीच भी हर आंख जुओफान पर टिक गई थी, जैसे वही आखिरी उम्मीद हो इस अंधेरे और डर से बाहर निकलने की। भाई, तो तेरे पास अब भी कुछ बचा है क्या? जुओफान ने धीमे स्वर में कुछ बुदबुदाया, फिर दोनों हाथ उठाए और धीरे से ताली बजाई। क्लैप। वो डर का नामो निशान तक चेहरे पर नहीं लाया, जबकि बाकी सब कांप रहे थे। ओयांग लिंगथियन और पुराने योद्धा उसके पास आ खड़े हुए। चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने समझ लिया इस ताली का मतलब क्या था। इनविंसिबल स्वॉर्ड की भौहें तन गईं। वो उलझन में था। जुओफान ने बोला, सर, आप वाकई बहुत उदार हैं और ऐसा अनुग्रह पाकर धन्यवाद देना तो बनता है। ताली थम गई। फिर जुओफान ने कहा, हमें ऐसा अद्वितीय संग्राम दिखाने के लिए, हमें मानव साधना की ऊंचाइयों की एक झलक देने के लिए धन्यवाद। इसने मेरी मंजिल को साफ कर दिया और इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। फिर वो झुका, एक सच्चे सम्मान के साथ। ओयांग लिंगथियन और बाकी दो बुजुर्गों ने भी सिर झुका दिया। स्वॉर्ड किंग्स के चेहरे फड़के। अब ये आदमी क्या करने जा रहा है? ओयांग चांगचिंग सन्न रह गया। भाई जुओ, पिताजी, ये क्या कर रहे हो आप लोग? वो राक्षस हमें मारने आया है
और आप उसे झुककर धन्यवाद दे रहे हो। अरे कोई रास्ता सोचिए बाहर निकलने का। तू समझ नहीं रहा चांगचिंग। ओयांग लिंगतियन की आवाज़ में झंझनाहट थी। हम साधकों की दुनिया में जी रहे हैं। यहाँ चुनाव जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये झुकना कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ताकत को सम्मान देने की परंपरा है। अगर इस घड़ी भी तू न झुका तो जान ले, संसार का मोह अभी भी तुझ पर हावी है, और जब तक वो रहेगा तू कभी शिखर तक नहीं पहुंच सकेगा। हम बहुत जी चुके, इतने कि डाओ की असली भावना ही खो बैठे। सरजुओं से मिलकर, उनकी बातें सुनकर हमारी आत्मा जाग उठी। हम साधक तो रहे, पर दिल से ठहर गए थे। बहुत वक़्त हो गया हमें भूल में जीते हुए। मुरोंगलाई ने गहरी सांस ली और तीनों ने जुओफान की ओर फिर देखा, सम्मान और कृतज्ञता के साथ। एक ऐसा युवक जो उस सच्चाई को जान चुका था जो वो भूल चुके थे। ओयांग चांगचिंग कुछ पल तक उन्हें घूरता रहा, फिर जैसे होश में आया। वो दैत्य अब भी उनके सिर पर खड़ा था। इनविंसिबल सोर्ड की आंखों में एक नई शांति थी, एक दुर्लभ कोमलता। उसने पहली बार जुओफान और बाकी तीनों को बराबरी से देखा। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो इंसानों और राक्षसों दोनों में सर्वोच्च था। उसकी बराबरी कौन कर सकता था? पर इस बार वो झुक गया, तलवार को म्यान में डाला, हाथ जोड़े और बोला, मैंने उम्र भर अकेले भटकते हुए बिताई, पर आज असली साधकों से भेंट हुई, खासकर सर जुओ। इतनी कम उम्र में इतनी गहराई, न घमंड न जल्दबाजी। आपका आदर करता हूँ। दुख की बात यह है कि हमारे इरादे मिलते हैं, पर हमारी राहें नहीं। साधकों की दुनिया की रीत है। मुझे तुम्हारे सिर लेने ही होंगे सरजुओ, खास तौर पर तुम्हारा। आपसे मिलना मेरे जीवन का सौभाग्य था, पर अब वक्त है अलविदा कहने का। वाइली युतियान ने एक आखिरी बार अफसोस में सांस ली, फिर उसकी आंखों में लोहे सी सख्ती आ गई। तलवार उठी जुओफान के अंत के लिए। ओयांग चांगचिंग की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सोचा था जुओफान कोई राजसी तरीका निकाल लेगा, एक नायक दूसरे नायक के दिल को छूकर शायद सुलह कर लेगा। कुछ पल को तो लगा भी वो बूढ़ा मान गया है, पर फिर तलवार निकाल ली। भाई जुओ, उसने तो तुम्हारे जज्बातों की भी धज्जियां उड़ा दी। अब क्या करे? काश पहले से जानता तो तारीफ करने के बजाय चुपचाप मर जाता। अब तो शर्मिंदगी भी साथ है और मौत भी, पर वो क्या जाने इन सच्चे साधकों की दुनिया। यहाँ हर बात साफ होती है, बदले हों या सम्मान, झूठ की कोई जगह नहीं। अगर तुम दुश्मन की ताकत को मानने से इनकार कर दो तो खुद अपनी राह बंद कर देते हो। जुओफान ने जो शुरू किया उससे ओयांग लिंगतियन और बाकी बुजुर्गों की आत्मा भी जाग उठी। अब इनविंसिबल सोर्ड का सम्मान उन्हें भी मिला, पर साथ ही जुओफान की मौत की चाह भी गहरी हो गई, क्योंकि वो जान गया था ये युवक एक दिन उसे चुनौती देगा और शायद हरा भी देगा। वो शायद एक प्रतिद्वंदी की तलाश में था, पर जब मिल गया डर ने उसे जकड़ लिया। अब उसे मिटाना ही इकलौता रास्ता था। मानव हृदय विरोधाभासों से भरा हुआ है, यहाँ तक कि सर्वोच्च भी इससे नहीं बच पाता। इनविंसिबल सोर्ड की तलवार उठी, धीरे धीरे कंपन करने लगी, मानो नरक के द्वार पर एक प्रस्तावना गूंज रही हो। ओयांग लिंगतियन खून में सना, पर आंखों में कोई डर नहीं। उसने भी तलवार आकाश की ओर तानी। अब ये लड़ाई किसी की रक्षा के लिए नहीं थी, बल्कि खुद की राह बनाने के लिए थी, शिखर को चुनौती देने के लिए थी। एक दृढ़ दाव हृदय डर को चीर देता है, क्योंकि जब भीतर पूरा संसार समा जाए तो बाहर की किसी भी चीज़ का असर नहीं रहता। और इस पल हर एक योद्धा ने अपने अपने क्षेत्र की सीमाओं को पार कर वो असली ताकत दिखाई जो उनमें छिपी थी। सोर्ड किंग्स तक को महसूस हुआ ये तीनों अब पहले जैसे नहीं रहे। हालांकि शरीर जर्जर थे, पर ऊर्जा जैसे स्वयं प्रकृति से खींचकर उन्हें समर्पित हो रही थी। पेट्रियार्क के साथ भी यही हो रहा था। इनके हृदय और भी गहरे हो गए हैं।
सोर्ड किंग्स के चेहरे तन गए, दिल डूब गया। उन्हें अभी मारना होगा, वरना ये वो दिन भी देखेंगे जब हमारी ताकत को पार कर जाएं। अभी खत्म करो, वरना भविष्य और भी भयानक होगा। पर ओयांग चांगचिंग अब भी अंधा था, घबराहट में पसीने से भीगा। 3 घायल लोग उस राक्षस से जीतेंगे? मुमकिन ही नहीं। सब खत्म, यही अंत है। रुको। एक तरफा युद्ध की चिंगारी बस भड़कने ही वाली थी कि जुओ फान की आवाज़ गूंजी। सर, मैं सुझाव देता हूँ, अब रुक जाइए और लौट जाइए। डर लग रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ, डर नहीं, बस एक संकोच है। जुओ फान ने गहरी सांस ली। अब तक तुम्हारे भाग्य से कोई सरोकार नहीं था, लेकिन तुम्हारी लड़ाई देखकर अब लग रहा है तुम एक ऐसे प्रतिद्वंदी हो जिसे मुझे खुद हराना होगा। अभी मेरी शक्ति कम है, इसलिए चाहता हूँ तुम जिंदा रहो, ताकि मैं एक दिन खुद आकर तुम्हें चुनौती दूँ। अगर अभी तुम्हें मार दूँ तो वो लड़ाई अधूरी रह जाएगी। बेली यूतियन चौंका, फिर ठहाका लगाकर बोला, सर जुओ, तुम तो पहेलियों में बात करते हो। कट्टर तुम्हारे में शक्ति है तो अभी मार डालो, और अगर नहीं है तो मेरे प्राण लेने की बात ही क्यों कर रहे हो? मैं क्यों तुम्हें छोड़ दूं ताकि तुम कल और बड़ी मुसीबत बन जाओ? सर इनविंसिबल सोर्ड, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। जुओ फान मुस्कुराया, मैं तुम्हारी जान चाहता हूँ, पर सिर्फ अपनी मुट्ठी से। किसी और तरीके से मारूंगा तो हमें दोनों को अधूरी संतुष्टि मिलेगी। इसलिए कहता हूँ, तुम्हें अभी रुकना चाहिए। हमें जीने दो, ताकि एक दिन हम बराबरी से लड़ें। जो जीते वो डेविल माउंटेन में दाखिल होगा, और जो हारे मिट्टी में मिल जाएगा। इनविंसिबल सोर्ड की आंखें कांप उठीं। डेविल माउंटेन? तुम तो उसी के हिस्सा हो, फिर उसमें दाखिल होने की बात क्यों? सच कहूँ, मैं डेविल माउंटेन से ही आया था, पर अब लौट नहीं सकता, क्योंकि मेरी शक्ति अभी उस लायक नहीं। जुओ फान ने सिर हिलाया और पहली बार अपने प्रतिद्वंदी के सामने मन खोल दिया। सर, ये 5 क्षेत्र बहुत छोटे हैं। डेविल माउंटेन में प्रवेश करके ही तुम असली शक्ति की दुनिया देखोगे। वहाँ तुमसे ऊपर न जाने कितने हैं। हालांकि प्रतिभा दुर्लभ है, पर तुम्हें बस एक रास्ता चाहिए, और जिस दिन हमारी लड़ाई होगी मैं तुम्हें वो रास्ता दूंगा। अगर मैं हार गया तो समझ लेना मैं लौटने के लायक नहीं था, और तुम्हारा काम होगा मुझे मिटा देना। बेली यूतियान उलझन में पड़ गया। बेली यूयुन गरजा, पेट्रियार्क, उस कमीने की बातों में जहर है। कभी कहता है डेविल माउंटेन से आया है, कभी कहता है वापस नहीं जा सकता। भला ऐसा कौन सा संप्रदाय होगा जो अपने शिष्य को लौटा न पाए? वो मरने के डर से बकवास कर रहा है, मत सुनिए इसे। बेली यूटियन की नज़र जुओ फान पर टिक गई, पर निर्णय लेना अब भी कठिन था। डेविल माउंटेन में वाकई इतने योद्धा हैं? तुम्हारी कल्पना से परे। जुओ फान ने सिर हिलाया है। चेहरे पर एक छाया सी दौड़ गई, जैसे पुरानी स्मृतियां लौट आई हों। वहाँ की किंवदंतियां कभी खत्म नहीं होती। तुम्हारी शक्ति वहाँ नाम भी नहीं कमा सकती। तुम जिसे ड्रैगन ब्रेथ पिल कहते हो, वो वहाँ बच्चों का खिलौना भी नहीं, और मेरे पास उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर चीज़ है जो तुम्हें धूल बना दे। देखना चाहोगे? बेली यूटियान उसे घूरता रहा। एक शब्द भी नहीं निकला। उसी क्षण समुद्र से एक घना कुहासा उठा, तेज बर्फीली हवाओं के साथ धरती को अपनी गिरफ्त में लेने लगा। इतनी पेट्रियार्क, वो कमीना सिर्फ हमें उलझा रहा है, बेली यूयुन झट से बोला, जब उसने देखा कि बेली यूथियान गहरे विचारों में डूब गया है। डेविल माउंटेन चाहे जितना भी भयानक हो जैसा ये दिखा रहा है, तो फिर ये हमारे साथ इतनी सावधानी क्यों बरत रहा है? अगर वो जगह सच में इतनी बड़ी है तो वहाँ से कोई एल्डर इसे सुरक्षा देने क्यों नहीं आया? क्या वो संप्रदाय इतना लापरवाह है कि अपना शिष्य पूरी दुनिया में अकेले भेज दे, बिना किसी छुपे हुए रक्षक के? तो तुम कहना चाहते हो डेविल माउंटेन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं? बिल्कुल। या अगर है भी, तो ये जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है वो सब महज झूठ हैं। बेली यूयुन ने आत्मविश्वास से कहा, पैट्रियार्क, आपने हजारों साल इन धरती पर बिताए, हर कोना देखा, लेकिन कभी डेविल माउंटेन का नाम तक नहीं सुना। आप 5 क्षेत्रों के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़े हैं। अगर आप नहीं जानते तो कोई नहीं जानता।
और अब अचानक ये लड़का एक नई किंवदंती सामने लाता है जिसमें ये अकेला पात्र है। हजारों सालों में डेविल माउंटेन का कोई और शिष्य नहीं दिखा, सिर्फ यही एक। कितनी अजीब बात है ना। इसीलिए मैं अब बोल पड़ा, ये सब एक बड़ा धोखा है जिसे इसने ही गढ़ा है ताकि सबको मूर्ख बनाकर खुद की रक्षा कर सके। इनविंसिबल स्वॉर्ड की भौहें थरथराईं, चेहरा गहरा गया और उसकी आंखों में जुओफान के लिए एक खून खराबा भरा लहजा उतर आया। बिल्कुल सही सर जो, तुम ही अकेले क्यों हो डेविल माउंटेन से? सच बताओ, क्या तुम झूठ बोल रहे हो? उसके शब्द गरजे और उसके तेज निगाहों से साफ था, अब लड़ाई अनिवार्य है। जुओफान ने सिर हिलाया, लंबी सांस ली और हाथ उठाया। थंडर रिंग चमक उठा। चूंकि आप यकीन नहीं करते, अब लड़ाई को टालना मुश्किल है। मुझे दुख है कि एक ऐसा भविष्य का महान प्रतिद्वंदी अब शायद आज ही मारा जाएगा, पर क्या करें, वक्त ने यही फैसला किया है। चेहरे पर एक गहरा अफसोस था, पर उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं, जैसे मौत को आमंत्रित कर रही हों। थंडर रिंग से आग सी ऊर्जा फूटने लगी। बाकी सबका दिल उछल पड़ा, मुट्ठियां भींच गईं, माथे पसीने से तर। कोई नहीं जानता था कि ये शांत और ठंडा जुओफान असल में क्या कर सकता है। अगर ये सब धोखा हुआ तो उनकी हार निश्चित थी। इनविंसिबल स्वॉर्ड हंसा। फिर से वही ड्रैगन ब्रेथ पिल? तुम्हारे पास कोई नया खिलौना नहीं है क्या? मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जुओफान मुस्कराया। हाँ, ड्रैगन ब्रेथ पिल ही है, मगर मेरी वो नहीं जो छावेर की थी। ये उससे कई गुना ज़्यादा है। सर को अब संभलना चाहिए। फिर वही झूठ। क्या खूब अभिनय करता है हम्फ। पर सच ये था, जुओफान एक भी झूठ नहीं बोल रहा था। और जब वार होगा तो पीछे कोई पुराना आदमी नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म। बेली यूटियान ने अंततः अपने चापलूस सलाहकार की बात मानी और मृत्यु की ओर कदम बढ़ा दिए। उसकी तलवार डिवाइन लाइट से जगमगाने लगी। जुओफान की अंगूठी और तेज चमकने लगी, जैसे आकाश जल रहा हो। पुराना आदमी जो सोच रहा था ये बस एक लड़ाई है, समझ ही नहीं पाया था कि अब ये लड़ाई नहीं, एक फैसला था। क्योंकि क्या कोई भी मानव क्षेत्र का प्राणी ड्रैगन ब्रेथ पिल की संपूर्ण शक्ति सह सकता है? यहाँ तक कि अगर वो इनविंसिबल स्वॉर्ड ही क्यों न हो। हवा अचानक और तेज हो गई, इतनी तेज कि हड्डियों तक जा घुसी। सब कांप उठे, यहाँ तक कि इनविंसिबल स्वॉर्ड भी। इतनी ठंड? सभी विशेषज्ञ हैरान थे। इस स्तर पर साधारण ठंड उनके लिए बेमानी होती है। फिर यह कैसी हवा थी जो उन्हें कंपा रही थी? इनविंसिबल स्वॉर्ड की आंखें सिकुड़ी। उसने वार रोक दिया। शापित, वो आ गया। ओयांग लिंगतियन कांपता हुआ बुदबुदाया। चेहरे पर डर की परछाई थी। अब सबकी नज़र उसी पर गई। जो व्यक्ति इनविंसिबल स्वॉर्ड से भी नहीं डरा, वो अब कांप क्यों रहा है? आखिर कौन आ रहा है जो इनविंसिबल स्वॉर्ड से भी ज्यादा भयावह है? ओयांग चंगचिंग ने डरी हुई आवाज में पूछा। पिता, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? रिंग, चारों डिवाइन स्वॉर्ड्स कांप उठीं। ऐसा लग रहा था मानो उनमें कोई आत्मा है जो युद्ध की प्यास से उबल रही हो। इतनी जोर से हिल रही थीं कि जैसे अभी उड़ जाएंगी। सबकी आंखें फैल गईं। बेली यूटियान सबसे ज्यादा चौंका। ये क्या हो रहा है? संडरिंग स्वॉर्ड को तुमने छुआ क्या? ओयांग लिंगतियन ने हेवन सीलिंग स्वॉर्ड को कस कर थामते हुए आंखें घुमाईं। कोई छू नहीं सकता जब आप इसे थामे हुए हों। ये सब उस राक्षस की वजह से है। वो आ चुका है। कौन? सबने चिल्लाकर पूछा। ओयांग लिंगतियन ने समुद्र की ओर देखा, जहां से काले कोहरे का सैलाब सी ब्राइट सेक्ट को निगल रहा था। उत्तर सागर का स्वामी सी डीमन। क्रैक। बर्फ की आवाज़ गूंजी, ठंड फैलती गई, आधी सेक्ट जम गई और काले कोहरे ने बाकी को निगल लिया। सालों से वो हमारे सेक्ट पर कभी नहीं आया क्योंकि हमारी बैरियर थी। जैसे ही वो हटी, वो तुरंत आ पहुंचा। सबने भय और विस्मय से उत्तर की ओर देखा। सिर्फ इनविंसिबल स्वॉर्ड के चेहरे पर हंसी थी। हाँ 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 हाँ,
नॉर्थ सी का सी डीमन। उसकी चर्चा तो बहुत सुनी है। देखते हैं क्या वो इंपीरियल रेल्म के 9th लेवल के 3 हेडेड क्रो से बेहतर साबित होता है या नहीं। मरो, अगर मरने की इतनी जल्दी है तो। जुओफान ने आंखें घुमाईं। उसे सच्चाई पता थी, पर उसकी नजरें कोहरे में जा टिकीं। चाओएर की ओर देखा। एक ही इशारे में दोनों काले कोहरे की ओर उड़ चले। हेवन सीलिंग सी, आओ। मैं आ रहा हूं। सर जुओ। नहीं, ओयांग लिंगथियन चिल्लाया, पर पिता पुत्री सुनने वाले नहीं थे। इनविंसिबल सोर्ड भी पीछे पीछे उड़ चला। पेट्रियार्क, सोर्ड किंग्स चिल्लाए, मगर उन्हें पता था वो तो कभी नहीं सुनता, अब क्यों सुनेगा। काला कोहरा इनविंसिबल सोर्ड को भी निगल गया। ब्रदर यून, अब क्या करें। बाकी 2 सोर्ड किंग्स ने अपने सबसे बड़े भाई की ओर देखा। बेली यूयुन ने सोचा, फिर उड़ चला। हमारा धर्म है पेट्रियार्क की रक्षा करना। हाँ। बाकी भी उड़ चले और वो भी काले कोहरे में खो गए। ओयांग चांगचिंग और उसकी टीम वहीं खड़े रह गए, हैरान, ठगे हुए। दुश्मन तो चले गए, अब किससे लड़ें, क्यों लड़ें। ओयांग लिंगथियन ने उन्हें देखते हुए काले कोहरे की तरफ इशारा किया। खड़े मत रहो, भागो। इस कोहरे ने अगर निगल लिया तो फिर वापस लौटना नामुमकिन है। पर ब्रदर जुओ, सर जुओ तो खुद सी डीमन के पीछे गया है। अब जो होना है वो वही जाने। वो मुड़ा और आखिरी बार कहा, मैं हेवन सीलिंग सोर्ड से इस कोहरे को रोकूंगा। भागो। सी डीमन इनविंसिबल सोर्ड से भी खतरनाक है। जख्मी शरीर को संभालते हुए वो उड़ चला उस अंधेरे की ओर। पिता, ओयांग चांगचिंग चिल्लाया, पर वो जा चुके थे। बाकी 2 वृद्ध भी बोले, हम ब्रदर ओयांग की मदद करेंगे, तुम सब भागो। भाई, मुरोंगसुए चिल्लाई, पर अंधेरा सब निगल चुका था। अब केवल जूनियर्स रह गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, दांत भींचे और दौड़ पड़े। अपने सीनियर्स की कुर्बानी बेकार नहीं जाने देंगे। जुओफान को लगा जैसे वो किसी नई दुनिया में आ गया हो। बर्फ, पानी और धुंध का एक नया लोक। ठंड इतनी थी कि सांस से कोहरा निकल रहा था। उसने चारों ओर देखा और बुदबुदाया, क्या ये आइस माउंटेन है। उसकी आवाज में ठहराव था, पर धुंध उसके शब्दों को भी निगल गई। बर्फीली मृत्यु की सीमा, समुद्र का अंत। चारों ओर जितनी दूर तक चाओएर की नजर जाती, बस सफेद बर्फीली चोटियां थीं, जैसे समुद्र की लहरें जमकर आसमान को छू रही हों। उसने अपने कांपते हुए हाथों को मलते हुए कहा, पिताजी, क्या यही है सी एओ की दुनिया, आइस माउंटेन। जुओफान ने गहरी सांस ली। ये 3 सबसे खतरनाक मौत की जगहों में से एक है। यहाँ से ज़्यादातर लोग लौटते ही नहीं हैं। उसकी नज़र बर्फीले आसमान से उतरकर उस जमी हुई झील पर गई। एक विशाल शीशे जैसा समुद्र जो चमक रहा था, लेकिन उसके नीचे छुपी थीं वो हजारों लाशें, जिनके शरीर ठंड में अकड़कर डरावनी शक्ल में बदल चुके थे। ड्रैगन एंसेस्टर सही कहता था, उसने फुसफुसाकर कहा। सी आओ इंसानों से नफरत करता है, हड्डियों तक। एक आदमी खाऊ दरिंदा भी इंसान को महज शिकार समझेगा, लेकिन वो इंसानों को अपनी ट्विस्टेड इमेजिनेशन का खिलौना बनाता है। उसका दिल इतना सड़ा हुआ है कि मुझे शक है वो हमें बोलने भी देगा या नहीं। चाओएर ने सिर ऊंचा किया और शरारती मुस्कान के साथ कहा, पिताजी, मुझे मत भूलिए, मैं इंसान नहीं हूँ, वो मेरी बात तो सुनेगा ही। ही। अचानक पूरे आसमान में गूंज उठी एक डरावनी हंसी। हाय हाय हाय। सब मेरे नाम से भागते हैं और तुम 2 सीधे चले आए। ये हिम्मत है या मूर्खता? तो तुम्हें मेरी सच्चाई मालूम है और फिर भी मिलने आए हो, और ऊपर से ड्रैगन एंसेस्टर को भी जानते हो। ही। मज़ा आएगा। चाओएर और जुओफान दोनों चौंक गए। ये वही था, हेवन सीलिंग सी। आओ, ड्रैगन एंसेस्टर का नाम लेना मतलब कोई रिश्ता था वहाँ। शायद उम्मीद है, शायद ये बातों से मान जाए।
कम से कम हमला नहीं किया, इसका मतलब बातचीत की जगह बाकी थी। जुओ फान ने आकाश की ओर हाथ जोड़ते हुए कहा, सीनियर सी आओ, मैं जुओ फैन हूँ। मैं ड्रैगन एंसेस्टर के कहने पर आया हूँ, आपसे मेरे बेटे को बचाने की विनती करने। आपकी कृपा का कर्ज मेरी आत्मा जीवन भर नहीं उतार पाएगी। सी आओ फिर हंसा, आवाज़ में वही झुनझुनी ठंडी लहरें। बचाना? हाय हाय हाय, मैं क्यों बचाऊं? अगर ड्रैगन एंसेस्टर ने तुम्हें भेजा है तो तुम जानते हो इंसानों ने मुझ पर जख्म ऐसे दिए हैं जो कभी नहीं भर सकते। अब एक इंसान ने मुझे यहाँ कैद कर दिया है, इस डर से बाहर भी नहीं निकल सकता कि पांचों सोर्ड किंग्स मिलकर मुझे छलनी कर देंगे। मैं और इंसान जन्म जन्मांतर के दुश्मन हैं, कोई संख्या मेरी नफ़रत को बुझा नहीं सकती। और तुम मुझसे मदद मांगने आए हो? कॉस्मिक मजाक है ये, हा हा हा। चाओएर घबरा गई पर जल्दी से बोली, नहीं नहीं सीनियर सी आओ, वो इंसान नहीं है, वो मेरा भाई है। सी आओ का स्वर और भी व्यंग्यात्मक हो गया। ही हे, धन्यवाद लड़की, याद दिलाने के लिए। अभी कुछ पल पहले तो तुम कह रही थी कि मैं तुम्हारी बात ज़रूर सुनूंगा, बड़ी चालाक हो तुम। हा हा हा। तो बताओ, वो आत्मविश्वास कहाँ से आता है जब हम एक दूसरे को जानते तक नहीं? ओल्ड ड्रैगन ने तुम्हें भेजा होगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं मान जाऊंगा। चाओएर थोड़ी घबरा गई पर फिर साहस जुटाकर बोली, सीनियर सी आओ, मैं फ्यूचर थंडर फिनिक्स हूँ, हम एक जैसे हैं। अगर आप आज मेरी मदद करेंगे तो कल मैं आपकी करूँगी। थोड़ा रुककर उसने नरम लहजा अपनाया, इस विशाल संसार में सेक्रेड बीस्ट सिर्फ 5 हैं, हमें साथ आना होगा इंसानों के खिलाफ। सी आओ कुछ पल शांत रहा, फिर उसके मुंह से निकली फिर वही ठंडी हंसी। लिटिल थंडर फिनिक्स, तुम्हें थंडर फिनिक्स की लेगेसी मिली है, लेकिन तुम अभी तक उसके बराबर नहीं हो पाई। इतनी जल्दी सेक्रेड बीस्ट बन गई तुम? अभी तो तुम्हारे पास सिर्फ प्रतिभा है और तुम खुद को शिखर समझने लगी। ही। ये सेक्रेड बीस्ट की सोच नहीं, ये तो इंसानों की चालबाजी की बू है। तुम उनके बहुत करीब हो गई हो और उनकी घटिया चालें भी अपना ली हैं, और फिर भी खुद को सेक्रेड बीस्ट कहती हो। हम्प। चाओएर की आंखें झुक गईं, दिल सिकुड़ गया। उसने जुओ फैन की ओर देखा जैसे कह रही हो, अब क्या करें? सी आओ की आवाज़ गरजी, छोटी थंडर फिनिक्स, तुम ओल्ड ड्रैगन के कहने पर आई हो, पर क्या उसने कहा था कि उसका नाम लेकर मुझसे मदद मांगना? जुओ फैन और चाओएर दोनों ने सिर हिलाया। सीनियर ड्रैगन एंसेस्टर को आपकी इंसानों के प्रति नफरत का गहरा ज्ञान है। वो आपको किसी भी चीज़ के लिए मजबूर नहीं करना चाहता था। हमारी बस एक ही उम्मीद थी कि आप हमारे सच्चे दिल को देखकर मदद करें। चुप रहो, इंसानों जैसी भावनात्मक अपील सेक्रेड बीस्ट्स पर मत आजमाओ, तुम कुछ नहीं जानते हमारे बारे में। सी आओ की चीख में ज्वालामुखी सा गुस्सा था। हम 5 सेक्रेड बीस्ट्स में मैं ओल्ड ड्रैगन के सबसे करीब हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी किसी भी बात को मान जाऊँ। जानते हो क्यों? जुओ फैन ने चिंता में सिर हिलाया। क्योंकि हम सेक्रेड बीस्ट्स इस दुनिया की सबसे ऊंची जाति हैं। हम इंसानों की तरह समाज में नहीं रहते, हम अकेले भटकते हैं, हमें कोई बांध नहीं सकता। ओल्ड ड्रैगन ने तुम्हें इसलिए भेजा क्योंकि मैं मदद कर सकता हूँ, न कि इसलिए कि वो मुझे मना सकता है। बाकी 4 सेक्रेड बीस्ट्स भी ऐसे ही हैं। हमारे पास कोई कॉन्शियंस नहीं है जिसे तुम जगा सको। वो इंसानों की चीज़ है, जो कमज़ोर हैं, जो अकेले जी नहीं सकते, जो साथ रहकर सरवाइव करते हैं। हमारी ताकत तो अकेलेपन में है, जहाँ कोई दोस्त नहीं, कोई साथी नहीं। सीईओ की आवाज़ भारी होती चली गई। छोटी थंडर फिनिक्स, तुमने भी इंसानों की तरह मेरी सिंपैथी जगाने की कोशिश की। ये सेक्रेड बीस्ट की नहीं, इंसानों की चाल है। तुम उस थंडर फिनिक्स की विरासत हो और आज उसके नाम पर कलंक हो। अगर उसकी आत्मा ये देखती तो शायद तुम्हारी गर्दन तोड़ देती। वो आखिरी लाइन जैसे आसमान से बर्फ़ की तूफ़ानी तलवार बनकर गिरी हो। चारों तरफ खून खराबा सी किलिंग इंटेंट फैल गई। ठंड अब रूह तक कांप रही थी। सी आओ चाओएर को मारना चाहता था। चाओएर लड़खड़ाई, पीछे हटने लगी, लेकिन जुओ फैन उसकी ढाल बनकर सामने आ गया।
बात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। सी आओ की इंसानों से नफरत अब इंसान जैसे लोगों तक पहुंच गई है। अब चावेर और सांजी जैसे वो लोग भी शिकार बनेंगे। जुओफान के दिमाग में तूफान चल रहा था। क्या मैं सांजी को उसके हवाले कर सकता हूँ? क्या वो बच पाएगा? सी आओ ने फिर दहाड़ लगाई और जुओफान की सांसें थम गईं। लेकिन तभी सी आओ की हंसी बदल गई और वो मज़े में हंसा। हाँ हाँ हाँ, डर गए क्या? मेरी बातें डरावनी लगीं? जुओफान स्तब्ध रह गया। ये खेल क्या है? सी आओ ने आखिर में कहा, छोटी थंडर फिनिक्स, मैं बस तुम्हें बता रहा था कि एक सेक्रेड बीस्ट कैसे होता है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने रास्ते से भटक जाओ। नहीं तो सेक्रेड बीस्ट तो इम्पल्सिव होते हैं, जो जी में आया कर डाला। हा हा हा। सियाओ की पागलों जैसी हंसी चारों तरफ गूंज उठी। चावेर की रूह तक कांप उठी। उसने खुद को सिकोड़ा, भय से कांपते हुए पीछे खिसकी। लेकिन तभी सी आओ ने अचानक विषय बदल दिया। वैसे उसकी आवाज में अचानक रुचि जागी। आखिर किसे बचाने आए हो तुम लोग? जरा दिखाओ तो सही। जुओफान और चावेर ने एक दूसरे की ओर देखा। जुओफान के चेहरे पर झिझक उभर आई और उसने धीमे हाथ से अपनी अंगूठी को छुआ। सिया आओ ने उसकी हिचकिचाहट को ऐसे पढ़ लिया जैसे किसी खुली किताब को पढ़ रहा हो। उसने मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरे बारे में डर है ना? हाँ हाँ हाँ, और डरना भी चाहिए। मैं इंसानों से युद्ध में हूँ, वो भी ऐसा जो कभी नहीं थमेगा। मैं इंसानों की मदद करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। फिर उसकी आवाज़ अचानक नरम हो गई, पर जैसी छोटी थंडर फिनिक्स ने कहा, हम सेक्रेड बीस्ट्स हैं, पूरी दुनिया में बस 5। हम एक दूसरे के सिवा किसी के नहीं। हर एक की कमी हमें अपने ही दिल में चुभती है, जैसे किसी परिवार के सदस्य को खो दिया हो। जब परिवार मदद मांगता है तो मना करना मेरे स्वभाव में नहीं। इसी वजह से मैं तुम्हारा कुछ हद तक मामा जैसा हूँ। हाँ हाँ हाँ। चावेर ने गंभीरता से जुओफान की ओर देखा। पिता, क्या आप भाई की जान मेरी जिम्मेदारी पर मुझे सौंपेंगे? उसकी आंखों में विश्वास झलक रहा था। सी आओ ही है जो उसे बचा सकता है। हमें उस पर भरोसा करना होगा। उसके शब्दों से मैं महसूस कर सकती हूँ, वो सच में मदद करना चाहता है। जुओफान ने भौहें सिकोड़ लीं। सच में? उसे देखो तो सही। अभी 2 पल पहले तो उसने तुम्हारा अपमान करके तुम्हारी ही बातों को घुमा दिया। ये सिंसेरिटी है? उसका दिल अभी भी हिचकिचा रहा था। सी आओ की हंसी फिर गूंज उठी। हाँ हाँ हाँ, इंसान और उनका संदेह। मदद मांगने चले आए और फिर भी भरोसा नहीं करते। कितने साल बीत गए और फिर भी नहीं बदले। हम तुम मुझ पर भरोसा मत करो, कोई बात नहीं। लेकिन क्योंकि ओल्ड ड्रैगन ने तुम्हें भेजा है, मैं राह में कांटे नहीं बिछाऊंगा। जाओ, चले जाओ यहाँ से। एक भिनभिनाहट सी गूंजी और उनके पीछे की काली धुंध में एक द्वार बनता चला गया, एक वॉर्प जो सीधे बाहर की दुनिया में खुल रहा था। सीएओ का यह कदम दिखाता था कि वो सच में उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। जुओफान और चावेर दोनों चौंक गए। इस भयावह दैत्य ने खुद ही उन्हें जाने का रास्ता दिया, वो भी बिना किसी बाधा के। पिता, चावेर की आवाज़ में आशा टपक रही थी। उसने फिर जुओफान की ओर देखा। उसकी आंखों में विनती थी। ये एक मौका है, शायद आखिरी। सी आओ की दुनिया स्थिर नहीं थी। ये ड्रैगन एंसेस्टर की तरह किसी एक जगह पर नहीं टिकी थी। ये नॉर्थ सी के बीचों बीच घूमती रहती थी। एक बार निकल गए तो शायद फिर कभी ढूंढ ना पाएं, और वो चाहे तो खुद भी हमसे बच सकता है। हमारी तलाश व्यर्थ हो जाएगी। यह मौका हमारे हाथ से गया तो फिर नहीं आएगा। जुओफान के सामने अब 2 ही रास्ते थे, या तो वो संदेह के साथ पीछे हट जाए या फिर अपने बेटे की खातिर इस अनदेखे, खतरनाक मगर शायद सच्चे विकल्प पर भरोसा कर ले थे। हूँ ऑलबीस्ट माउंटेन रेंज की एक ऊंची चोटी पर एक विशाल पक्षी बैठा था, सैकड़ों मीटर लंबा, रात्रि सा काला, और उसकी आंखें जैसे बर्फ की परतें हों। उसके माथे पर हल्की सी नीली ज्वाला कांप रही थी, केओस फ्लेम। और इतना भयंकर प्राणी
झुका हुआ था पूरी विनम्रता से। उसके सामने खड़ा था एक लंबा गंभीर पुरुष। वह और कोई नहीं बल्कि वॉल्टिंग कुनपेंग था। उसने अपना हाथ उस नीली ज्वाला से बाहर खींचा। खांसा खांस। उस विशाल पक्षी ने 2 बार खांसा, फिर कोशिश की इंसानी भाषा में बोलने की। उसकी आंखों में चमक थी, उसके चेहरे पर मुस्कान, और उसने कुनपेंग के आगे झुकते हुए कहा, स्वामी, आपके ज्ञान का मैं ऋणी हूँ। मैं इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। कुनपेंग ने लंबी सांस ली। मैं ये सब किसी करुणा के तहत नहीं कर रहा। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, उसने गंभीरता से कहा। मिडनाइट वॉर आउल, तुम भी 3 हेड्स की तरह 9वीं श्रेणी के इंपीरियल बीस्ट हो। जब मैंने अपना सहायक चुनने का निर्णय लिया था, तुम दोनों ही मेरी सूची में थे। अब तुम्हें मेरे प्रतिनिधि के रूप में अन्य बीस्ट्स का नेतृत्व करना होगा। मिडनाइट वॉर आउल कांप उठा, उसकी आवाज़ लड़खड़ाई। मेरे स्वामी, लेकिन भाई 3 हेड्स ने कहा था कि वो जल्द लौटेगा। जब वो लौटेगा और मुझे देखेगा तो वो... हाँ हाँ हाँ, तुम वाकई सच्चे मित्र हो, कुनपेंग ने सिर झटकते हुए कहा। पर वो लौटेगा नहीं, और यही कारण है कि मैंने तुम्हें उसकी जगह दी है। तो भाई, कुनपेंग की आंखों में एक गहराई सी उभरी। जो केओस फ्लेम मैंने तुम्हें दी है वही मेरी मुहर है। मैं 3 हेड्स की स्थिति को तुमसे बेहतर जानता हूँ। उस बूढ़े सीएओ ने कोई रहम नहीं किया, यहाँ तक कि मेरे दूत को भी गिरा दिया। हालांकि शायद वही बात ओल्ड ड्रैगन भी मेरे बारे में कहता होगा। हाँ हाँ हाँ। वो आसमान की ओर देखकर चलने लगा। उसकी दृष्टि चांद पर जा टिकी, चमकता हुआ, शांत और बहुत कुछ कहता हुआ। उसके दिल में यह विचार भी नहीं आया कि कोई मॉर्टल डोमेन से आया व्यक्ति 3 हेड्स को हराकर उसे ले जा सकता है। वह तो सीएओ पर ही सारा दोष डाल रहा था। कुनपेंग ने ठंडी हंसी हंसी। वॉर आउल, सीएओ हम 5 सेक्रेड बीस्ट्स में सबसे सरल और इंसानों के सबसे करीब था, पर जब संबंध गहरे होते हैं और फिर टूटते हैं तो घाव भी गहरा होता है। उसने सच्चाई से दिल लगाया और बदले में मिली उसे विश्वासघात। अब उसका दिल भरा है केवल नफरत से, एक ऐसी नफरत जो कभी मिट नहीं सकती। जुओफान, उसके शब्द उस पागल से टकराएंगे और टूट जाएंगे। हा हा हा, मेरे दूत की मौत इसका प्रमाण है। अब उनके पास बस खुद ही हैं। कुनपेंग की आंखों में रहस्यमय चमक थी, जैसे वह किसी भविष्य को देख रहा हो। वॉर आउल ने भारी सांस ली, अपने भाई की मृत्यु का बोझ लिए। उसने भी चांद की ओर देखा। उसकी दृष्टि में पीड़ा थी और कहीं गहराई में एक छोटा सा आशा का दीपक। भाई 3 हेड्स, अगर तुम्हारा बलिदान किसी काम आया तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। उसने जुओफान के लिए प्रार्थना की। चांद की चांदनी ऑल बीस्ट माउंटेन की हर दरार में समा रही थी, और वहीं नॉर्थ सी की उस अराजक लड़ाई को भी अपने प्रकाश में ढाल रही थी। वह प्रार्थना काले कोहरे के उस पार पहुंची और एक सोच में डूबे व्यक्ति के मन तक जा पहुंची। क्या मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं? जुओफान की आंखें भारी सोच में डूबी थीं। एक ओर सीएओ का बना रास्ता दिख रहा था, बाहर की दुनिया की ओर जाता हुआ। दूसरी ओर चावेर की वो मासूम आंखें जो बस आशा से देख रही थीं। शायद ये उसकी ज़िंदगी का सबसे कठिन निर्णय था। उसके सामने खड़ा था एक ऐसा शत्रु जिसे वह न जानता था न समझता। कोई आधार नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। हर एक निर्णय एक विनाश ला सकता था। अगर वह सीएओ पर भरोसा नहीं करता तो ये मौका शायद सदा के लिए खो जाता और सन्जी शायद कभी न बचे। पर अगर उसने भरोसा कर लिया और सीएओ ने उस नफ़रत का गुस्सा सांजी पर उतार दिया। जुओफान ने सीएओ की बातों में जो छिपी नीयत थी वो महसूस कर ली थी। वह सच्ची थी लेकिन बेमुरव्वत। वह एक चौराहे पर खड़ा था। यह हर राह दर्द से भरी थी।
बच्चे, सिया आओ की भारी आवाज़ गूंजी। देख रहा हूँ कि तुम हिचकिचा रहे हो, तो मैं तुम पर जोर नहीं डालूंगा। जाना हो तो चले जाओ। पिता, चावेर की आवाज़ में अब बेचैनी थी। वूश, जुओफान की आंखें एकदम से खुली और उसी क्षण संजी का बेहोश शरीर बर्फीली ज़मीन पर प्रकट हुआ। उसका चेहरा शांत था, दर्द और पीड़ा से मुक्त। जुओफान ने सिर झुकाया, हाथ जोड़ते हुए बोला, वरिष्ठ सी आओ, ये किलिन का पुत्र है। कृपया इसकी जान बचाइए। मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूँगा। सी आओ की आवाज़ चारों ओर से गूंजी। किलिन, उसका बेटा, तेरा कैसे हुआ? जुओफान ने झुककर उत्तर दिया, वह मेरा गॉडसन है। हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। गॉडसन? सी आओ की आवाज़ में व्यंग्य था। थंडर फीनिक्स की विरासत वाली लड़की को अपनाया, अब असली चिलिन के बेटे को भी। तुम इन्हें पाल पोस कर एक दिन दुनिया पर राज करने की सोच रहे हो क्या? हैं, मुसीबत में पड़े इन महान सेक्रेड बीस्ट्स को गोद ले लिया ताकि जब ज़रूरत पड़े उनका उपयोग कर सको। तुम सबसे चालाक और धोखेबाज इंसान हो जिन्हें मैंने देखा है। जुओफान ने उसकी बातों का खंडन नहीं किया, बस सिर हिलाया। हाँ, पहले यही सोच थी मेरी। पहले? सियाओ गरजा, मतलब अब नहीं? जुओफान की आवाज़ में स्थिरता थी। अब वे मेरे बेटे और बेटी हैं, बस यही रिश्ता है। झूठ! सिया आओ की गर्जना ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। इंसानों से नीच कोई नहीं, वे अपने खून के भी नहीं होते। दूसरों की तो बात ही क्या, तुमने उन्हें इसलिए अपनाया ताकि उन्हें इस्तेमाल कर सको। जुओफान हल्के से हंसा और सिर झटका। मैं इनकार नहीं करूँगा। हाँ, ये ख्याल आया था मुझे, एक परिवार में बच्चों को अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, है ना? अगर हम एक दूसरे से जुड़े रहें और मैं उन्हें खतरे से दूर रखूं, तो हमारा रिश्ता एक सच्चे पिता पुत्र का बना रहता है, और पुण्य का भी। मैं उन्हें चोट नहीं देता, बल्कि अपना स्नेह, अपनी देखभाल देता हूँ। यह सौदा पूरी तरह से न्याय संगत है। बकवास! हवा में कंपन होने लगा और दूर कहीं हिमखंडों के टूटने की गूंज सुनाई दी। सी आओ क्रोधित था। चालाक मानव, तुम्हारे पास तो बहाने ही बहाने हैं। ऐसे सस्ते प्रेम के नाम पर तुम जैसे लोग पवित्र सेक्रेड बीस्ट्स को भी छलते हो। नीचता की हद है। चावेर कुछ बोलने ही वाली थी, पर जुओफान ने धीरे से सिर हिलाकर उसे रोक दिया। जुओफान फिर बोला, बिल्कुल शांत और संयमित स्वर में, वरिष्ठ सी आओ, आप प्राचीन काल से जीवित हैं, फिर भी ये नहीं समझ पाए कि इस सृष्टि में हर चीज़ का संतुलन होता है। प्रेम भी व्यापार का ही रूप है कभी कभी। मैंने उन्हें परिवार दिया, एक पिता दिया, बदले में अगर वे अपनी जान भी दे दें तो यह स्वाभाविक ही है। आज भी वही क्षण है। मैं आपसे विनती करता हूँ, इस चिलिन बालक को बचा लीजिए, और बदले में मैं आपका बन जाता हूँ। जैसे चाहें मुझे इस्तेमाल कीजिए, बिना किसी शिकायत के। जुओफान ने फिर गहरी बात कही, आप यहाँ इस दुनिया में कैद हैं, एक बंदी जैसे, पर चिंता मत कीजिए, मेरे पास इसका उपाय है। वो दिन दूर नहीं जब मॉर्टल डोमेन की सीमा टूटेगी और आप आज़ाद होंगे। सीनियर कुनपेंग और ड्रैगन एंसेस्टर भी मेरे साथ हैं। आप मुझ पर विश्वास ना करें, पर उन पर तो कर सकते हैं, है ना? कुटिल मानव! सियाओ गरजा, तुम हमेशा सौदा करने की सोचते हो। वे बूढ़े मूर्ख भी अंधे हो गए हैं जो तुम जैसे अधम पर भरोसा कर बैठे, लेकिन मैं वो गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने जब से इस जगह में कैद हुआ हूँ, तब से कभी किसी मानव पर भरोसा नहीं किया। गर्जना के साथ ही एक तीव्र ठंडक जुओफान की ओर झपट पड़ी। चावेर तुरंत रक्षा के लिए दौड़ी, पर कोई अदृश्य बल उससे टकराया और वह कई मील दूर जाकर गिरी। ठंडी और काटने वाली हवाएं जुओफान के चारों ओर घूमने लगीं। चावेर हवा में 4 बार पलटी और जमीन पर गिरने के बाद हक्का बक्का होकर उठी।
जुओफान बर्फ में जकड़ा हुआ था, पूरी तरह जमी हुई एक ठोस बर्फ की मूर्ति, बिना किसी जीवन के चिन्ह के। उसका एक हाथ बाहर निकला हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे नीचे जमी उन सभी कठोर लाशों का। छावेर की आवाज़ कांप उठी, पिता। और फिर अगले ही क्षण, पिता। उसने पूरी ताकत से चीख मारी, जिससे पूरा आकाश गूंज उठा। जुओफान, जो बर्फ के भीतर जमे थे, उसकी आवाज़ न सुन सके। उनकी आंखें शून्य में थीं, चेहरा सपाट और शरीर ठंडा, एक लाश जैसा। ही। सी आओ की हंसी चारों ओर गूंज उठी। कोई फायदा नहीं, नन्ही थंडर फीनिक्स। जब मैं किसी मानव को सील करता हूँ तो उनकी आत्मा तक बंद हो जाती है। अब वो कुछ नहीं सुन सकता, कुछ नहीं देख सकता। समय के साथ उसकी ज़िंदगी पूरी तरह ढल जाएगी और वह भी मेरी कलेक्शन का हिस्सा बन जाएगा। ही। हरामी, हेवन सीलिंग सी आओ, मेरे पिता को वापस कर। छावेर का शरीर कांप रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्रोध ने उसके दर्द को ढक लिया। वह गर्जी, अगर तुमने उन्हें ज़रा भी चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। हे। कितनी आग है तुम में। सी आओ ने उपेक्षा से कहा, नन्ही थंडर फिनिक्स, तुम्हें कुचलना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। अभी के अभी मिटा सकता हूँ, पर ये जान लो, पवित्र बीस्ट्स में से कोई भी एक दूसरे को नहीं हरा सकता, चाहे तुम अपनी पूरी शक्ति में भी क्यों न होती। हा। तुम? छावेर ने दांत भींचे। हालांकि सियाओ की आवाज़ अचानक शांत हुई और उसमें एक नया रंग था। तुम्हारे पास एक चयन है, बच्ची। तुम ही तो आई थी उस युवा छिलिन को बचाने, तो अब निर्णय तुम्हारा है। कौन बचे और कौन मरे, मानव या किलिन। हे। क्या? छावेर का शरीर कांप उठा। उसकी आंखें जुओफान की जमी हुई बर्फीली मूर्ति और बर्फ पर अधमरे पड़े सांजी के बीच दौड़ती रहीं। ही। सोच क्या रही हो, नन्ही थंडर फिनिक्स? सी आओ की आवाज़ उसके कानों में झर घोल रही थी। तुमने खुद कहा था, 5 महान पवित्र बीस्ट्स हैं। हम सब एक परिवार हैं। अगर यह किलिन मर गया तो पूरा वंश खत्म हो जाएगा, और इस घटिया मानव ने तो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया है। तो अब चुनाव सरल है ना? बस एक सिर हिलाओ और मैं इस मानव की लाश के टुकड़े कर दूंगा। फिर यह किलिन बच्चा बच जाएगा। हा। छावेर का शरीर सख्त हो गया। उसकी आंखें लाल हो उठीं और गले में कुछ अटक गया। नहीं, वो मेरे पिता हैं। मैं नहीं चाहती कि वो मरें। डराना है। सियाओ का स्वर फिर से ताना मारता हुआ गूंजा। तो तुम मानव को बचाना चाहती हो, छिलिन के बदले? तब ठीक है, ले जाओ अपने प्रिय पिता को, और इस किलिन को मैं अपना भोजन बना लूँगा। हे। छावेर कांप उठी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम भी तो एक सेक्रेड बीस्ट हो। मेरे भाई को कैसे चोट पहुंचा सकते हो? सियाओ ने ठंडी आवाज़ में उत्तर दिया, और तुम नहीं हो क्या? फिर तुम एक मानव को उसके ऊपर क्यों चुन रही हो? मैं छावेर बोल नहीं पाई। उसकी नज़रें 2 हिस्सों में बांट गई थीं, पिता और भाई, प्रेम और उत्तरदायित्व, हवाओं का एक झोंका। वो 4 आकृतियाँ बर्फीली हवा को चीरती हुई सामने आईं। आगे थे मॉर्टल डोमेन के सर्वोत्तम, इनविंसिबल स्वॉर्ड, बेइलियूटियन और उनके 3 स्वॉर्ड किंग्स। बर्फ की इस सफ़ेद दुनिया को देखकर बेइलियूयन चौंक गया। ये कैसा इलाका है? इतनी देर से कोहरे में घूमते घूमते अब कहाँ आ पहुँचे हैं? ये तो कोई अलग ही दुनिया लगती है। कुलपति, आपको कुछ याद है? बेइलियूतियान ने गंभीर होकर चारों ओर देखा। कुछ जाना पहचाना लग रहा है। सुना है इस स्थान के बारे में। और तभी उसकी नज़र छावेर पर पड़ी।
जुओफान की बेटी। बाइली यूटियन सीधा उसकी ओर लपका, तीनों सोर्ड किंग्स भी पीछे पीछे। बिटिया तुम यहाँ अकेली क्यों हो? सर जुओ कहाँ हैं? चाओएर ने कांपते होठों से भीगी हुई आंखों में इशारा किया। वह वहाँ। चारों की नज़र उस ओर गई और वहीं थम गई। जुओफान बर्फ में जकड़े हुए थे। ये क्या हुआ सर जुओ को? और ये नीचे इतनी सारी जमी हुई लाशें? बैली यूयुन ने स्तब्ध होकर पूछा। तुम यहाँ आना चाहती थी, है ना? तो तुम ज़रूर जानती हो ये जगह क्या है। चाओएर ने मुश्किल से कहा। पिता ने इसे आइस माउंटेन कहा था। सब लोग इसी नाम से जानते हैं। आइस माउंटेन 3 सबसे खतरनाक स्थानों में से एक। इस बैली यूयुन की सांस अटक गई। उसकी धड़कनें जैसे रुक गई हों। 3 खतरनाक क्षेत्रों में से कोई भी जहां से आज तक कोई जीवित नहीं लौटा। अब उन्हें समझ आया कि क्यों ये तेज गर्म स्वभाव वाली लड़की इतनी टूटी हुई थी। यह जगह स्वर्ग द्वारा छोड़ी गई प्रतीत होती थी। आप सभी के कहने पर आज मैंने एक बड़ा एपिसोड लाया है। अब आपकी बारी है मेरा साथ देने की। जो लोग बुक ऑफ स्पीयर मनहवा एक्सप्लेन कर रहे हैं, कृपया मेरे चैनल का नाम वहां मेंशन कर दें। इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। उम्मीद है कि आप मेरी रिक्वेस्ट का